फिजिक्स ही तो है। ये फिजिक्स ही तो है नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं एक दिन फिजिक्स को उस लेवल पर ला दूंगा ताकि जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो एक दिन कहने लगे कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं, ये फिजिक्स ही तो है, राइट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे पूरे एजुकेशन सिस्टम की, राइट। जी हाँ, आज जो ट्रेंड में चल रहा है, जो नई हेडलाइंस बन चुकी है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत से लोग हैं जो इस चीज से परेशान थे कि यार इस रेक्टिफिकेशन सिस्टम का क्या होगा, कैसे ये चेंज होगा, कब होगा, कैसे क्या, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अब सबके दिमाग से क्लियर करने वाला हूँ मैं। आज इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर और आंसर का एक्सप्लेनेशन आपके सामने देने वाला हूँ। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन के अंदर फर्स्ट जो चेंज है वो किया गया है, लैंग्वेज के अंदर चेंज किया गया है, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चेंज किया गया है। जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो ये टॉप 3 हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे, अच्छे से डिटेलिंग समझाऊंगा, आप इसे अच्छे से समझिएगा। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वर्ग में आते हो, आप स्टूडेंट हैं तो, आप बैचलर हैं तो, और आप एक पेरेंट हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन की, ठीक। अगर चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन कर दिया है, डायरेक्टली हमें समझना है। तो अभी उसके लिए आपको जो हमारा रनिंग एजुकेशन सिस्टम है, करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो अभी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो है 10+2 सिस्टम। 10+2 सिस्टम मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट से लेकर 10 तक, यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है, फर्स्ट से एडमिशन होता है, उसके बाद वो 10 तक स्टडी करता है। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, सबको कॉमन स्टडी करनी होती है। फिर उसके बाद +2 ईयर, जो 2 इयर्स होते हैं वो 11th और 12th के होते हैं, जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होता है। यहाँ पर जाकर 10th पास करने के बाद 11th और 12th में सब्जेक्ट चूज करना होता है और उस अकॉर्डिंग वो अपना फ्यूचर आगे बनाता है, बैचलर डिग्री करता है, मास्टर करता है और अपना कैरियर बनाता है, राइट। ये है 10+2 सिस्टम। अब जो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिफाइन किया गया है वो है 5+3+3+4 सिस्टम। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई की जाएगी रियल टाइम में, तब किस सिस्टम को अनाउंस किया गया है? 5+3+3+4 सिस्टम को। अब ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है? ये देखो, एजुकेशन के बेस पर या उनकी एज के बेस पर डिफाइन किया गया है। उन्हें 4 स्टेजेस में बांट दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर 5+3+3+4 सिस्टम को अनाउंस किया गया है कि जो 10+2 सिस्टम है वो आप किस में बदल जाएगा? 5+3+3+4 में बदल जाएगा। अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो वो 10+2 को फॉलो कर रहे होंगे या फिर 10+2 को पास करके अपनी एजुकेशन कर रहे होंगे, राइट। अगर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 4 स्टेजेस बनाई हुई है। फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, 5 साल की होगी। इसके अंदर क्या होगा? आपका बच्चा जब जाएगा 3 साल के लिए वो क्या पढ़ने वाला है? या तो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, या बाल वाटिका करेगा, या फिर प्री स्कूलिंग की पढ़ाई करेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का रूल क्या था। वो फर्स्ट से लेकर एडमिशन करती थी और 10 तक। यहाँ पर प्री स्कूलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या किया गया है, वो गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये केवल और केवल प्राइवेट स्कूल्स ही अभी तक प्रोवाइड करते थे, अब गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है और प्री स्कूलिंग को भी एजुकेशन में इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद जो 2 इयर्स की जो इसकी एजुकेशन है वो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड में। इस टाइम बच्चे की एज कितनी हो जाएगी? 6 से लेकर 8 साल तक। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज होगी,
जो कि 3 साल की होगी, उसमें बच्चा क्या करेगा, 3rd से लेकर 5th तक स्टडी करेगा। और बच्चे की जो एज होगी वो कहां से लेकर हो जाएगी, 8 साल से 10 साल तक। इसके बाद जो मिडल है, मिडल स्टेज, वो भी 3 साल की है। उसमें बच्चा क्या कर रहा होगा, क्लास 6 से 8th में जाएगा। एज कितनी होगी, 11 से 14। फिर सेकेंडरी जो लास्ट है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टेज है, जो कि 4 साल की होगी। इसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक एज कितनी हो जाएगी बच्चे की, 14 से 18 तक। मतलब कि 3 साल से 18 साल तक के लिए इस एजुकेशन सिस्टम को कर दिया गया है। इस सेकेंडरी स्टेज के अंदर बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने के लिए फ्री कर दिया है। पहले क्या होता था, 1st से लेकर 10th तक कॉमन पढ़ता था, फिर उसके बाद 11th और 12th में उसको सब्जेक्ट चूज करने होते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर बताया है कि 9th से ही वो सब्जेक्ट चूज करने के लिए फ्री होगा। कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है और अपनी स्टडी को कैरी कर सकता है आगे की तरफ, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, उसको एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं पहले ही, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और वीडियो छोटी बन सके। तो चेंजेस इन बोर्ड एग्जाम्स क्या क्या किए गए हैं, 10th और 12th की बोर्ड कंटिन्यू रहेगी एज इट इज जैसी है। मुझे कई सारे कमेंट और मैसेजेस आए हैं जिसके अंदर मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 10th की जो बोर्ड है क्या वो बंद हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 12th की बोर्ड रहेगी। जी नहीं, दोनों बोर्ड्स जैसी थी वैसी ही चलती रहेगी एज इट इज। दोनों में बोर्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे, लेकिन 10th और 12th बोर्ड की अहमियत को कम कर दिया जाएगा, राइट। कम कैसे किया जाएगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन जो अब गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब रट्टाफिकेशन के सिस्टम को हटा दिया जाएगा, यही गवर्नमेंट की मंशा है, राइट। अब 10th और 12th बोर्ड के जो मायने हैं उन्हें कम कैसे किया जा रहा है, 1 साल में 2 बार बोर्ड ली जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट के अंदर एंजाइटी होगी वो कम होगी। अगर वो 6 मंथ में अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर पाता है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसके पास एक नेक्स्ट चांस होगा जिसमें वो अपना अच्छा स्कोर कर सकता है, राइट। उसको पढ़ने का टाइम मिलेगा 6 मंथ का। एक और फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दी है वो है सब्जेक्ट चेंज की। मतलब कि आप 9th के अंदर जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो आप चूज करने के लिए फ्री हैं। सपोज करो आपने एडवांस मैथ को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको बाद में फील होता है कि नहीं यार, मैं इसमें कमजोर हूं, मैं इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे आप एडवांस मैथ में देखते हैं कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, मिडल मैथ को चूज कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन करके उसका एग्जाम दे सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिफाइन की गई है, राइट। अब इसका एक और एडवांटेज है, सपोज करो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट अगर फोटोग्राफी में है, तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोई मायने नहीं होते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं और फोटोग्राफी में अपना कैरियर बना सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर एक और चीज है, नो हार्ड सेपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 9th से लेकर 12th तक साइंस और फिजिक्स दोनों आपने चूज की हुई है, आपको 3rd सब्जेक्ट चूज करना है, तो आप आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इकोनॉमी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, आप इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं और अच्छा स्कोर करके अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छी चीज जो को करिकुलम एक्टिविटी है, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, उन सबको इक्वलिटी दी जाएगी। इसका मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और आपने स्पोर्ट्स में अच्छी एजुकेशन गेन की है, जितना स्कोर उसमें करेंगे वही इक्वली वेटेज होगा जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में करते हैं, राइट। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है वो किस पर है, आपकी स्किल्स पर, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर और आपकी कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके बाद एक और चीज है
पीयर्स असेसमेंट। पीयर्स असेसमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप एक क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपका उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का जो भी क्लास में स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, आपके बारे में रिव्यू दे सकता है, आपके डिसिप्लिन के बारे में, राइट। उस रिव्यू को एज अ मार्क लिया जाएगा। इसके बाद आपके टीचर भी आपका रिव्यू कर सकते हैं। ये होता है पीयर्स असेसमेंट, और उस असेसमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और आपकी मार्किंग उसी बेस पर दी जाएगी। इसका एक सबसे पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आपको सबके साथ अपना एक अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छा डिसिप्लिन रखना है। 12th हमने कंप्लीट कर ली। अब कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं, तो फिर जाकर आप अपने फील्ड में बैचलर डिग्री करते हैं और मास्टर करते हैं, राइट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए जो चेंजेस किए गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो क्या है। अभी आप जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले जानते हैं IIT JEE का एक एग्जाम होता है जो NTA के द्वारा ही, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा ही लिया जाता है। इसी तरह एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाएगा जो भी NTA के थ्रू ही लिया जाएगा, राइट। इसमें क्या होने वाला है, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 4 ईयर का कोर्स करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। शायद मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए NTA ऑलरेडी ही टेस्ट लेता है, इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सब्जेक्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको आंसर करना है, राइट। तो मतलब कि अब जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE, और उसी की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब कि 2 बार होने वाला है, एक ही साल में 2 बार होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट 6 मंथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ आपको एक चांस दिया जाएगा, वापस से ये टेस्ट होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी की मार्किंग के बेस पर ही आपको कॉलेज मिलेगा, राइट। अब हम बात करने वाले हैं 4 ईयर कोर्स की। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 4 ईयर के कोर्स है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो सब मैं यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। जो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो कितने साल का है, 4 साल का, विद मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल एग्जिट मतलब ये हुआ कि आप ग्रेजुएशन के दौरान आपने कंप्लीट किया, कितना, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, उसे लीव करना पड़ रहा है किसी भी रीजन से। पर्सनल हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें स्टडी को ड्रॉप करना पड़ रहा हो, तब आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मतलब उस 1 साल की भी वैल्यू आपको दी जाएगी। अभी क्या होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं और फिर बीच में आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी होती है तो भी यहाँ पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगर वो ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब है उनको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं और फिर एग्जिट करते हैं तब उनको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी। उसके बाद जो लास्ट है, फाइनल है, वो रिसर्च से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप फाइनल ईयर भी कर सकते हैं। 4 ईयर का कोर्स होगा, ये पूरा टोटल मिलाकर 4 ईयर का है, तो फाइनल ईयर में आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। तब अगर आप 4 ईयर को कंप्लीट कर लेते हैं, जो फाइनल ईयर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी विद रिसर्च। मतलब कि इसका वेटेज ज्यादा होगा। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है कि आप किसी भी ईयर में ड्रॉप कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, लेकिन वो आपकी पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4 ईयर, हर ईयर में आपको मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। अब इसके बाद आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लिया तो आपके जो क्रेडिट बन रहे थे वो आपके एकेडमिक बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही आप सेकंड ईयर करने आते हैं तो ये 1 ईयर में जितने क्रेडिट आपने कमाए थे वो आपके इसके अंदर ऐड अप हो जाएंगे, मर्ज कर दिए जाएंगे, ताकि आपकी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू की जा सके। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके बाद दे रिमूव एमफिल।
क्या बात है, मतलब एमफिल को हटा दिया गया है। एमफिल क्या होता है मैं आपको बताता हूं जिसको नहीं पता। जब आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, फिर उसके बाद आपको पीएचडी करने से पहले एमफिल करना जरूरी होता है। इसका एंट्रांस एग्जाम होता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह हटा दी गई है। इसका मतलब इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। एमफिल क्या होता है? एमफिल में आधे से ज्यादा पीएचडी की रिसर्च करवाई जाती है। मतलब अगर आप एमफिल कर लेते हैं तो आप पीएचडी के लिए प्रॉपर रेडी हो जाते हैं, इसलिए ये एमफिल करवाई जाती थी। अब इस स्टेप को हटा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो आप बीए करके एमए करके डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं। तो ये है 4 ईयर कोर्स के बारे में डिटेलिंग। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो मेजर चेंजेस जिसके अंदर किए गए हैं वो लैंग्वेज है। ये भी एक मेजर एस्पेक्ट है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज को लेकर जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। 5th तक स्टूडेंट को उसकी लोकल एरिया लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा या फिर उसको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 1st से लेकर 5th तक 5 साल तक बच्चा लोकल एरिया लैंग्वेज में ही स्टडी करेगा। और ऐसा कहा जाता है कि लोकल एरिया लैंग्वेज जो उसके घर की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बच्चा अच्छे से समझ पाता है। तो लोकल एरिया लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी 5th क्लास तक। उसके बाद 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, उस फॉर्मूले को हम समझते हैं। सपोज करो कि एक स्टूडेंट है और उसने लोकल एरिया लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज को प्रिफर किया है, राइट। ये एक इंडियन लैंग्वेज है। इसके बाद कई सारे अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रिफर करते हैं ताकि ये कहीं भी कन्वर्सेशन कर पाए, राइट। तो इसलिए इंग्लिश को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया। अब जो थर्ड लैंग्वेज है वो थर्ड लैंग्वेज नॉन इंडियन लैंग्वेज नहीं हो सकती है। मतलब कि वो लैंग्वेज फ्रेंच नहीं हो सकती, वो लैंग्वेज रशियन नहीं हो सकती, वो लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। चाहे वो कन्नड़ा हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो इंडियन लैंग्वेज में कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। तो यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिफाइन है, जो मैंने आपके सामने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसे अब समझ गए होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने ऐड की है वो मैं मानता हूँ कि आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। 4 ईयर का ये कोर्स होगा। ये आप 12th के बाद भी कर सकते हैं या फिर 12th के बाद कोई और 4 ईयर का कोर्स करके 1-2 साल की बीएड कर सकते हैं और आप उस फील्ड में टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर अब कोई बैरिकेड नहीं है कि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आप बीएड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अब एलिजिबल हो। अब मैं आपको गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया है। मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी लेखा जोखा होगा, जितना भी डेटाबेस होगा वो सब किसके अंडर में होगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में होगा। गवर्नमेंट ने ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया है, गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये मेंशन किया है कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होगी और यूनिवर्सिटीज़ को, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर है उन सबको मल्टी डिसिप्लिन किया जाएगा। मतलब कि आप जिस कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहाँ पर और दूसरी कोर्स की डिग्री भी दी जाएगी, राइट। आपने देखा होगा कई सारी यूनिवर्सिटीज अपने अंडर में जो कुछ कॉलेजेस को एफिलिएट करके रखती है, तो उन एफिलिएशन को भी खत्म किया जाएगा और हर कॉलेज को इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा ताकि वो अपना टेस्ट खुद ले सके और स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सके। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है लागू कब होगी। तो गवर्नमेंट ने 2022 से 2023 तक इस पूरे पॉलिसी को लागू करने के लिए अपना एक गोल सेट किया है। अगर गवर्नमेंट इससे फास्ट करती है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये थोड़ा डिले हो सकता है।
सपोज करो अगर आप अभी 10th में हैं तो 2022 तक आप 12th में होंगे, मतलब कि ये जो पॉलिसी का असर होने वाला है वो आप पर बैचलर डिग्री के टाइम होगा, बैचलर कोर्स के टाइम होगा, राइट। इसमें जो गवर्नमेंट का गोल है वो एक ये भी है कि 2025 तक जो प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो 30:1 हो जाए, मतलब कि 30 स्टूडेंट्स के बीच में एक टीचर हो और 1-to-1 कन्वर्सेशन हो सके। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 9th to 12th नीट, IIT JEE मेंस एंड एडवांस की फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।